Okay, so welcome you all again in the subject consumer behavior and marketing communication today at lecture number 6. Okay, last day we have started with the concept of attribution theory. Okay, the attribution theory was completed last day, the different factors of attribution theory which affects the buying decision of a human being. Okay, so one thing I would like to ask you before proceeding to the next, that is diffusion of innovation. Is there anything which is still not been understood by you in attribution theory? Please come up with your queries. Attribution theory. I hope that the topic is now been understood by all of you. The attribution is what? When a consumer, a prospect, think about the last experience before attempting a purchase further, then this is called attribution. Attribution means what? A consumer do not buy anything until and unless he or she do not recognize his last memory. That memory, the experience will be match up with the new purchasing decisions, where an individual think of about the last assumption, that how the product which was purchased earlier gives them the complete satisfaction, or there is something which makes him or her dissatisfied. And if suppose it happens so, then he deny the purchasing, the next purchasing. तो कुल मिला के क्या करते हैं यहाँ पर, एक इंडिविजुअल बीइंग अपने लास्ट जो एक्सपीरियंस है उसको एसोसिएट करने की कोशिश करता है, उसको कोरिलेट करने की कोशिश करता है जब एक नेक्स्ट परचेजिंग के लिए जाता है. अगर सेम ब्रांड या सेम प्रोडक्ट क्वालिटी को वो दोबारा खरीदने जाता है, या एक सेम जो सेलर है, जो कंपनी है, अगर उसकी प्रोडक्ट को दोबारा वो खरीदने जाता है, तो उससे पहले अगर उसके साथ कोई एसोसिएशन रहा है उसका लास्ट टाइम में, तो उसको कोरिलेट करने की कोशिश करता है कि वेदर द लास्ट एक्सपीरियंस वाज सेटिस्फाइड और देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट सेटिस्फैक्टरी. तो अगर वो पॉजिटिव है तो इस केस में वो कंज्यूमर अपने नेक्स्ट परचेज के लिए जाता है और परचेज करता है. लेकिन वही अगर लास्ट एक्सपीरियंस अगर उसको डिससेटिस्फाइड करके रखा हुआ है, अगर लास्ट जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स हैं, जो फंक्शनैलिटी है, उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ जो है मिसमैच हुआ है, या कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करता है, उसी के हिसाब से अपनी फर्दर बाइंग डिसीजन करता है कि हमें ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है. अगर लेना है तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल प्रोडक्ट की अकॉम्प्लिशमेंट है, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट की फीचर्स एंड फंक्शन है, सर्विसेज है, कहीं ना कहीं वो कस्टमर्स को सेटिस्फाइड किया था. इस वजह से द कस्टमर इज नाउ purchasing the same product, or the another model of the same product, other product line of the same company is now about to be bought. So that is the attribution theory all about. यहाँ तक आपको चीजें क्लियर थी एट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में? यस, एक बार दोबारा हमने इसको वापस आपको रिकॉल किया है एट्रीब्यूशन थ्योरी को. अभी भी कुछ आपको कुछ इसके अंदर पूछना है? Am I audible? Yes, sir. Okay. तो attribution theory आपको क्लियर होगा कि attribution is nothing but when a customer, recall his last memory, the last experience, the assumption of the product or services which is being availed by him or her and which is consumed, utilized by him or her. और अगर उसको लगता है कि जो उसका लास्ट एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के साथ अच्छा नहीं रहा, तो दोबारा उस कंपनी के प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है, उस सेलर से नहीं खरीदता है, वो किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट की ओर स्विच ओवर करता है. इसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी. इसमें हमने ये भी बताया कि जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर कंसिडर की जाती हैं जब एक कस्टमर अपने लास्ट मेमोरी को कोरिलेट करने की कोशिश करता है अपने फर्दर बाइंग डिसीजन के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम एट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में और
ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, because the topic has already been covered up. Now we'll be moving to the next concept, that is diffusion of innovation. Okay? Diffusion of innovation. Diffusion means to spread out something. फैलाना, फैलाव। डिफ्यूजन का मतलब होता है विस्तृत करना, ठीक है, चीजों को एक बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करना, स्प्रेड आउट करना, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई नया प्रोडक्ट वेरिएंट, एक नया इनोवेशन आता है, नया जो है सर्विसेज लॉन्च की जाती है कंपनी के जरिए, प्रोडक्ट वेरिएंट के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, या कुछ या फिर हम बात करें कि एंटायरली अगर प्रोडक्ट को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, फर्स्ट टाइम वो इंट्रोड्यूस करने जाती है, तो ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि एक कंपनी को फेस करना पड़ता है, या कुल मिला के हम बात करें कि हाउ डज इट टेक्स, how does the company takes time to be popularized in the market, कितना समय लगेगा, कितने टोटल फेजेस लगेंगे जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, हमारा इनोवेशन मार्केट के अंदर वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, कस्टमर उसको समझेंगे और खरीदना शुरू कर देंगे, या फिर हम कहें कि वो एक एस्टैब्लिशिंग स्टेज में होगा। हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर हम पढ़ते हैं तो कितने स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के? एनीवन? आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। Four. हाँ, एंड व्हाट आर दोस? Introduction, second. Anyone? This is open for you all. How many stages are there in product life cycle, PDLC? Sir, introduction, growth, maturity, and decline. Very good, very good. Yes, sir. तो 4 स्टेजेस होते हैं। तो अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को हम सक्सेसफुल कब मानते हैं, जब प्रोडक्ट हमारा किस स्टेज पे पहुंच जाएगा, मैच्योरिटी या ग्रोथ? Sir, I think maturity. मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, Yes, sir. मैच्योरिटी कौन सा स्टेज है? Third stage. Third stage. Yes, yes, one of the boy, please mute yourself. आपकी आवाज आ रही है, ठीक है, म्यूट करिए। ओके, सो कहने का मतलब है कि मैच्योरिटी स्टेज में आने के लिए एक कंपनी को कितना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। मैच्योरिटी इज द स्टेज वेयर द प्रोडक्ट इज नाउ वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द कस्टमर्स, वेल पॉपुलराइज्ड इन द मार्केट, और कस्टमर लगातार प्रोडक्ट को खरीदते हैं, प्रोडक्ट आसानी से बिकता है। तब कंपनी की टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा मैच्योर्ड हो जाता है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेज आएगा, जब डिक्लाइनिंग में पहुंच जाएगा, लेकिन वो अभी बाद में आएगा। कहने का मतलब है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का मतलब होता है कि व्हेन ए न्यू इनोवेशन कम्स अप, when an arrival is there in the market, the product innovation there is there in the market, how does it takes to be popularized amongst customer in the marketplace? इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। मतलब विस्तार, किसी भी इनोवेशन को विस्तार करने के लिए, विस्तारित करने के लिए, या उसको पूरा स्प्रेड आउट करने के लिए, उसको मैच्योर्ड बनाने के लिए कितना लंबा समय लगता है, कितने फेजेस से एक कंपनी को गुजरना पड़ता है या कस्टमर को गुजरना पड़ता है, जबकि ये प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा स्टैब्लिश्ड हो जाए, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। समझ गए यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का मतलब क्या होता है? Yes, anyone? What does diffusion of innovation means? It's a very clear concept, I think. Yes, Nidhi Yadav, please come up with your answer. What does diffusion of innovation means? Nidhi Yadav. Sir, new method or idea. Gaurav, thank you for your answer. But मैं जिससे पूछ रहा हूँ, please let them answer. Nidhi Yadav is there? Not there. Okay.
I think Ritika should be there. Ritika, Yes, sir. very good, very good. Sir, it's all about the how, why, and in which how, why, and at what rate the idea is going to spread in the market. The idea of new product. Very good, very good, very good answer. Okay. Okay, so similarly, I would ask questions from all of you randomly when I realize to be asked. Okay, so be the diffusion of innovation means what? कि एक प्रोडक्ट जब इनोवेट होता है, एक नया आइडिया जब लॉन्च होता है मार्केट में, तो कितना समय लगता है उसको मार्केट में एस्टैब्लिश होने में, कितने फेजेस से होकर अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट या इनोवेशन गुजरता है, तब जाके फाइनली वो मार्केट में पॉपुलराइज होता है. दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. चलिए अब आगे इसमें बात करते हैं हम. The definition says the diffusion of innovation is the procedure by which the products are acquired or not by their targeted audiences. See, diffusion of innovation doesn't mean that all the time the product will be accepted and will be in matured conditions. It will be well recognizable by the customer. अगर हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो जरूरी नहीं है कि भाई जो आइडिया हमने लॉन्च किया है वो मार्केट में पॉपुलर हो ही जाएगा, कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर ही लेगा, स्प्रेड आउट हो ही चल जाएगा. ऐसा जरूरी नहीं है. अगर हम इसकी नेगेटिविटी की बात करें तो ऐसे कई प्रोडक्ट या आइडिया जो होते हैं मार्केट में लॉन्च होने के कुछ दिनों के बाद ही या तो खत्म हो जाते हैं, या इवन कस्टमर्स को पता भी नहीं चलता है कि प्रोडक्ट कब आया मार्केट से और कब गायब हो गया. तो हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स की बात नहीं करेंगे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में, हमें नेगेटिविटी को भी कंसीडर करना होगा. कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आइडिया हमने लॉन्च किया है वो कितना समय लगता है सक्सेसफुल होने में, या वो अनसक्सेसफुल अगर हो जाए तो उस स्टेज में क्या करना है. कस्टमर उसको उस इनोवेशन को एक्सेप्ट कर भी सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है. तो रीजन चाहे जो भी हो, या एक्सेप्टेंस हो या रिजेक्शन हो, कितना समय लगता है इसको मार्केट में जब प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसी को हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहते हैं. It allows marketer and designer to examine why it is that some inferior products are accepted when some superior products are not. मार्केट में ऐसा भी पॉसिबल है कि जब एक नया प्रोडक्ट आता है नए वो क्वालिटी के साथ, कैरेक्टरिस्टिक के साथ, नए एडवांसमेंट के साथ, बावजूद इसके वो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हो पाता, लेकिन उसका जो पुराना वेरिएंट है, जो उसका जो पुराना क्वालिटी या ओवरऑल अकम्पलिशमेंट है प्रोडक्ट की, वो मार्केट में चलती रहती है, लोग पसंद करते रहते हैं, लेकिन नया पसंद नहीं आता. ऐसे कई आपको एग्जाम्पल मिलेंगे. जैसे कार मॉडल्स की हम बात करें तो कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में नहीं चलते, नए आने के बाद भी वो नहीं चलता, अल्टीमेटली कंपनी फिर कुछ दिनों के बाद उसको रीडिफाइन करती है या फेसलिफ्ट जिसको कहते हैं वो लॉन्च करती है. ऐसे कई एग्जाम्पल है. आपको मैं बताऊं, जैसे मारुति वैगनार की एक जनरेशन थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं चली. वो जनरेशन हमको लगता है वो 13-14 के आसपास आई थी. एक एक मॉडिफाइड मॉडल था वैगनार की, अगर आपने देखा होगा, वो मार्केट में बहुत कम दिखता है. वो बिल्कुल कोई खास डिज़ाइन के नहीं थे, बिल्कुल प्लेन सा था, और बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर वो नहीं चला. लेकिन जो ओल्ड मॉडल है मारुति, अब तो बिल्कुल अपग्रेडेड आ गया, लेकिन और जो 2009-10 का मॉडल था, वो समझो कि 2 साल पहले जब ये लॉन्च भी नहीं, तब तक वो बिक रहा था और खूब बिका. लेकिन जो बीच का जो एक मॉडल आया था, जो वेरिएंट आया था, वो बिल्कुल मार्केट में रिजेक्ट कर दिया, कस्टमर ने उसको पसंद नहीं किया. मे बी बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन, द एक्सटीरियर डिज़ाइन. इंटीरियर भले अच्छा हो, लेकिन एक्सटीरियर डिज़ाइन शायद कस्टमर को उतना ज़्यादा लिक्रेटिव नहीं लगा, तो कंपनी वो जो मॉडल है मार्केट में ज़्यादा चल नहीं पाया. तो ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे जिसके अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा इनोवेशन करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि कस्टमर को कहीं ना कहीं वो चीज़ खटकती है या पसंद नहीं आती है. चाहे वो उसका परफॉर्मेंस हो, चाहे उसकी क्वालिटी हो, चाहे उसकी सर्विस मेंटेनेंस हो, गारंटी वारंटी हो, कुछ भी हो, अगर वो पुराने, हमने जैसे लास्ट उसमें पढ़ा था एट्रीब्यूशन की थ्योरी में, कि भाई कस्टमर यूजुअली रिकॉल देयर लास्ट एक्सपीरियंसेस टू मैच अप विद द न्यू परचेज डिसीजन. तो इस केस में वो पुराने से वो क्या करता है, एक कहीं ना कहीं एक मैचअप करने का काम करता है,
और कंपेयर करता है कि पुराना वाला मेरा ज़्यादा अच्छा था या नया वाला। तो अगर उसको लगता है कि पुराना इज़ मच बेटर, लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। You know, most of the PC users or laptop user still do not like the Windows 10 version. Windows 10 is not being liked by the people. वो अब पुराना 2008 में या समटाइम्स 7 में कन्वर्ट करा लेते हैं। आज के टाइम में इनबिल्ट 2010 के साथ लैपटॉप या पीसी आती है, तो वो उसके साथ इतनी प्रॉब्लम होती है। बात करें प्रोसेसिंग की, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है, हैंग कर जाता है। उसके अंदर इतना ज़्यादा जो सीमलेस जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो पाता है। तो इस केस में स्टिल द पीपल आर नॉट वेल सेटिस्फाइड बाय द 10 वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। So they are now upgrading into the older version 2007 और 2008। इसी तरीके से जब मार्केट में बहुत पहले 98 या जो 98 उसके बाद 2000 आया, उसी बीच एक्सपी भी आया करता था, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम विंडो सिस्टम। अगर आपने यूज किया होगा, आप तो खैर मेरे हिसाब से उतने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं किया होगा, बट हमने किया था। तो जो उस समय विंडोज का एक्सपी वर्जन था, उसके अंदर बहुत अच्छा एडवांसमेंट था। उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, जो उसकी रेटिंग थी, वो 98 2000 से कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो जिसका जिसकी जिसकी वजह से लोगों ने उसको लंबे समय तक यूज़ किया। आई थिंक आई वुड से कि 2008-10 तक में, वो जब विंडोज़ का 10 ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च हो गया था, तब भी हालांकि 10 वर्जन इंडिया के अंदर बहुत लेट से आया, लेकिन कस्टमर फिर भी उस एक्सपी को बहुत लंबे समय तक यूज़ करते रहे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द बेटर क्वालिटी, द प्रोसेसिंग कभी भी हैंग नहीं करता था, बहुत अच्छा उसके अंदर ओवरऑल फीचर्स थे। तो नतीजा क्या हुआ कि वो ज़्यादा चलती रही जब तक कि मार्केट में वो बंद नहीं होगा, यानी कि विंडोज़ ने पूरी तरीके से मार्केट में उसको अपग्रेड नहीं कर दिया। तो यस, यही कहता है कि मार्केटर चाहे कितना भी एफर्ट लगा ले, अगर प्रोडक्ट का इनोवेशन पसंद नहीं आता है, अपग्रेडेशन पसंद नहीं आता है, तो कस्टमर पुराने वाले प्रोडक्ट के साथ ही वो कंटिन्यू करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे ना कि हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और इनोवेशन। एक प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च की जाती है, एक सर्विसेज जब मार्केट में आती है, तो कितने स्टेजेस से ये कर होकर गुजरती है, जब अल्टीमेटली इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द कस्टमर, इट इज अडॉप्टेड बाय द कस्टमर, और इट इज रिजेक्टेड बाय द कस्टमर। हाउ मेनी पेजेस द प्रोडक्ट और इनोवेशन हैज टू go through? Now these are the different steps. Okay, the as from the figure, is it visible to you, the diagram? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. तो यस, ये करीबन 5 इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं, फेजेस हैं जब एक इनोवेशन आता है। फिर इन स्टेप्स के बारे में हम इंडिविजुअली एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहला जो स्टेज है इसका, दैट इज नॉलेज, ठीक है। Now the knowledge means what? The knowledge of a product or the company, the brand image from the customer side. एक कस्टमर जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल करने के बारे में जब सोचता है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि उसके बारे में वो कितना जानता है, कितनी ज़्यादा उसको अफर्मेशन है उस चीज़ के बारे में, कितनी ज़्यादा जो है क्लियरिटी है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जो कि खरीदने वाला है, क्या है या नहीं भी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कस्टमर विल possess all the requisite information related with the product that is to be bought from their side, जरूरी नहीं है। तो yes, knowledge dissemination is the first stage. Maybe whatever the product or services I am looking at, I don't know about. What are the features, the quality, the services, the customer service relationship management, warranty, guarantee, I am not aware about that. Or maybe I have a partial knowledge. मुझे पूरी जानकारी नहीं है, आधा अधूरा जानकारी है। तो यस, पहला प्रोसेस होता है इनोवेशन का कि कस्टमर्स को हम अवेयर बनाएं। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कस्टमर्स को हम एक्नॉलेज बनाएं। चलिए इसको हम कैसे क्लियर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल प्रोड्यूस करते हैं।
चलिए मान के चले कि आप एक स्टूडेंट हैं एंड यू आर क्यूरियस टू टेक एडमिशन इन MBA प्रोग्राम in an institute, right? In a management institute located in India or maybe abroad, depending upon your financial capability and the overall your quality, your degree, your last academic records. So you want to take admission in either in a management program in a management institute और मे बी लाइक ठीक है मैनेजमेंट प्रोग्राम छोड़िए कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर आप किसी IIT या मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए या कैट की प्रिपरेशन के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं ना। सबसे पहली बात जब आप इस तरीके के एकेडमिक सर्विसेज को अवेल करने के बारे में सोचते हैं तो फिर आप एक्नॉलेज होना चाहते हैं, आपको कुछ जानकारी नहीं है। आपने बहुत सारी चीजें आपने सुन के रखा है कि भाई अगर मुझे कैट की प्रिपरेशन करनी है तो टाइम इज देयर, द कैरियर लॉन्चर इज देयर एंड देयर आर सो मेनी एजुकेशन द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर लोकेटेड एट आइदर इन वाराणसी और अक्रॉस द कंट्री। आपने सिर्फ नाम सुना है बट आपको कोई विशेष जानकारी नहीं है कि which institute, the coaching institute will guide you to clear the examination of CAT for getting admission in IIMs or any other top level management institute. You're not aware about. So you are curious. Now इस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाइड करने वाला कोई होना चाहिए क्योंकि आपको एक्नॉलेज करेगा। आप क्या करते हैं इस स्टेज में, आप किसी करियर काउंसलर के पास आते हैं या आप अपने सीनियर को पूछते हैं जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया था या एडमिशन लिया था, उसको पूछते हैं कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दीज लाइक इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन टाइम्स और कैरियर लॉन्चेस। तो आप या तो काउंसलर से पूछेंगे या अपने सीनियर से पूछेंगे कि क्या इसका परफॉर्मेंस है, आपने इसमें पढ़ाई करी तो कैसा लगा, क्या ये सही इंस्टीट्यूट है, क्या हमें सही गाइडलाइन दे पाएगा, क्या हम क्रैक कर पाएंगे। तो आप अपने क्यूरियोसिटी के हिसाब से मल्टीपल क्वेश्चंस रेज करते हैं ऐसे काउंसलर के पास, ऐसे एडवाइजर के पास, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो यस, ये पहला फेज होता है जहाँ पे व्हेन a needy customer is looking at some services or product to be bought, first of all, they collect the information from various sources. Now, sources responsibility, यहाँ पे अब sources जो हैं यानी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जो कोचिंग वाले हैं, उनकी भूमिका अहम हो जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है because they are the institution or the person would help the curious person to take admissions in their coaching institution. तो यस, ये पहला फेज है नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज डिसमिनेशन। दो टर्म है देखिए। नॉलेज एक्विजिशन इज फ्रॉम द क्यूरियस पर्सन जो कि लेना चाहता है। नॉलेज डिसमिनेशन का मतलब ये होता है कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल करना चाहता है वो नॉलेज प्रोवाइड कराए। तो नॉलेज एक्विजिशन एंड नॉलेज डिसमिनेशन आर टू इम्पोर्टेंट पार्ट एंड डिफ्यूजन। तो यस, नॉलेज जो किसी नीडी पर्सन को या क्यूरियस पर्सन को चाहिए एडमिशन लेने के लिए, हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए और इसको हम सारे पॉइंट के साथ हम को रिलेट करेंगे, तभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि द फर्स्ट फेज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज नॉलेज। दिस इज द सिचुएशन एट विच दे वुड बी अडॉप्टर there would be an adopter is first reveal the innovation itself। यानी कि यहाँ पर जो जिसको सर्विस या प्रोडक्ट खरीदनी है, लेनी है, वो अपने आप को जो है सेल्फ एक्चुअलाइज करेगा कि मुझे कितनी जानकारी है, कोशिश करेगा कि मैं उस प्रोडक्ट के बारे में कितना जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। They do not have much information to make decision regarding purchase on and have not been sufficiently influenced to find out more। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा कि उसके पास जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो सुटेबल रिसोर्सेज जो सोर्सेज है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि भाई कहाँ मुझे काउंसलिंग मिल सकती है जिससे जहाँ पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकूँ एडमिशन पर्पज के लिए। At this stage, marketers will be looking to intensify awareness of the product and provide sufficient education that the prospective adopter switches to the second stage। यानी कि जब जो एडमिशन लेने वाला है अपने ज़रूरतों को फोरकास्ट कर देती है, ठीक है, वो सीधा कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाकर जो काउंसलर है उनसे बात कर लेता है कि आई वांट टू टेक एडमिशन इन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्लीज टेल मी अबाउट द
overall performance, the results, your fees, the duration of the course, everything. तो वो क्या करता है कि उस काउंसलर के पास अपने क्वेश्चंस रेज करता है। तो इस केस में जो काउंसलर है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू मेक देम वेल एक्नॉलेज विद द इंफॉर्मेशन द पर्सन इज लुकिंग फॉर। तो उसका पूरा का पूरा वो गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है। Now, the first step is now over. The entire information is given to the needy. Now, the second one is a persuasion. See, providing only the requisite information doesn't mean that the needy will be confirmed for admission. या उसको पूरी तरीके से आपने इंफॉर्मेशन बताकर ये आप एश्योर नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति या जो स्टूडेंट है वो आपके एडमिशन लेगा ही लेगा। द सेकेंड वन इज अ पर्सुएशन। पर्सुएशन मतलब होता है अब हम उसको मनाएंगे, उसको हम कन्वेंस करेंगे कि हमारे पास ये द फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स। हम लास्ट ईयर हमारे इतने स्टूडेंट का एडमिशन आईआईएम में हो गया, इतने में टॉप लेवल और दूसरे इंस्टीट्यूशन में हो गया, आईआईटीज में चले गए। दिस आर द लिस्ट एंड उनके जो पूरे एक ब्रोशर दे दिया जाएगा आपको। ब्रोशर्स के अंदर वो सारी जो कहानी बताई जाएगी कि कौन से स्टूडेंट ने किस साल कैट में क्वालिफाई किया, उनका एडमिशन कहाँ पे हुआ, वगैरह वगैरह। तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कन्वेंस करने के लिए हम आपको सर फीस में 20% का रिडक्शन देंगे, हम आपको 6 मंथ का कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप 6 महीने के बाद आपको जो है दोबारा फीस पेड करने की जरूरत है। आप जब तक चाहें आके हमारे कोचिंग में जो है एग्जाम्स दे सकते हैं। ये यूजुअली कमिटमेंट्स होते हैं जब आप एक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पास आप जाते हैं। ये सारे जो कन्वेंसिंग टूल्स हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाला इस्तेमाल करता है आपको कन्वेंस करने के लिए कि प्लीज टेक एडमिशंस इन आवर इंस्टीट्यूट, वी आर द बेस्ट इन द सिटी और द कंट्री। वो क्या करेगा, उसको परसुएट करेगा। परसुएशन इज द सेकेंड स्टेज। In the first stage, the overall information is rendered to the needy, to the admission seeker, related with the courses, related with the duration, related with the overall the credibility of the coaching institution. Now, in the second case, in the second stage, the coaching institution will now inspire the candidate, the aspirant, to take admissions by telling about their overall features, their overall, the accomplishment, जो कि उसको अट्रैक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा एडमिशन लेने का। So yes, persuasion is the second stage, and that is the responsibility of the organization, the coaching institute. See, again, I am using the term coaching institution क्योंकि हमने पहले आपको कहा कि coaching institution का एक एग्जांपल लेते हुए हम सारे पॉइंट्स को क्लैरिफाई करेंगे। Okay, the next one is a decision. Now, coaching institution वाले ने सारे इंफॉर्मेशन को दे दिया है, परसुएशन के सारे टूल्स अपना लिए गए हैं, एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशंस उसको बता दिया गया है, दिखा दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेज इज द डिसीजन। अब इससे ज्यादा जो जो कंपनी है या सर्विस प्रोवाइडर है, इससे ज्यादा कस्टमर के लिए नहीं करेगा। अब वहां पे वो जो कस्टमर कहता है कि ठीक है, इट्स ओके सर, वी आर नाउ वेल एक्नॉलेज विद द कोचिंग इंस्टीट्यूशन, योर फीस एंड ऑल, सो आई नीड some time to think about the admission, that I have, whether I am satisfied with you or not. So give me some time. उस केस में वो क्या करता है कि काउंसलिंग लेने के बाद फिर वापस वो अपने घर चला जाता है। और यहाँ पर भी वो जरूरी नहीं कि सेटिस्फाइड हो चुका है। अब डिसीजन मेकिंग एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे फिर वो एडमिशन सीकर है, वो जब अपने घर में जाएगा तो चारों तरफ से और कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं और मुझे इन्फॉर्मेशन मिले। एक तो होता है कंडीशन ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो गया तो बहुत ज्यादा सोचेगा नहीं, वो आगे नेक्स्ट स्टेज में एडमिशन ले लेगा। लेकिन दूसरा होता है कि भाई जरूरी नहीं है कि डिसीजन वो इम्प्लीमेंट कर ही दे, अभी भी उसके जो माइंड में डाउट्स हैं रिलेटेड विद द कोर्सेज, रिलेटेड विद द फीस और एनीथिंग, तो जरूरी नहीं है कि वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर ही देगा। तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली थोड़ा और समय लेगा और डिफरेंट अदर सोर्सेज से, जो जो पॉसिबल सोर्सेज है, अपने किसी सीनियर से पूछ लिया या और कोई जानकार है उनसे पूछ लिया, किसी और जो नॉलेज रखते हैं वहां से फिर जानकारी इकट्ठा किया। तो वो अपने हर कोशिश अपने जो पॉसिबिलिटीज के अंदर हर संभावना को तलाशेगा, अपने सोर्सेज को देखेगा
जो कि उसको और सेटिस्फाइड बना दे। मे बी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का काम है वो अपने इन्फॉर्मेशन दे, जरूरी नहीं है कि द इन्फॉर्मेशन इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मे बी द फेक कंटेंट इज डिसेमिनेटेड बाय द काउंसलर, जरूरी है, ऐसा हो सकता है। तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वो अपने दूसरे सोर्सेज के ऊपर फिर से रियलाइज करेगा एडमिशन इंफॉर्मेशन को गेन करने में। Eventually, the prospective adopter must form a decision. They will study the pros and cons of adoption and either approves the innovations or reject it. They create decisions based on their underlying feelings and perception. The following decisions, they try to realize that decisions. Finding and understanding the decision-making process is crucial. The reasons supplied following decisions are not supposed to be representative of the actual cause that a decision was made. Matlab, the overall conclusions are made up. Whether the candidate is satisfied with the counselor is not going to further, explore the things from different sources, or if not satisfied completely with the counselor, the coaching counselor is supposed to collect another information from different sources. So this is the decision. Decision doesn't mean that here the needy person is going to implement finally. So yes, the decision. Now the another one is implementation. अब इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इट्स नॉट 100% assurance given by the admission seeker that he would take admission in the coaching institution. अब वो क्या करेगा, ट्रायल मारेगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि ऐसा करिए आप 1 वीक की क्लास लीजिए, 1 महीने की क्लास लीजिए, अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तब जाके फर्दर आप एडमिशन लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। तो कुल मिला के कुछ ऐसे ट्रायल करता है वो, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाता है कि चलो 1 महीने की अगर क्लास फ्री या 1 वीक की क्लास फ्री दी जा रही है, एक बार क्लास करके देख लेते हैं कि ये कितना ज़्यादा फिजिबल है, कितना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट है, या फिर सिर्फ फेक कमिटमेंट किया जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज नथिंग बट द ट्रायल स्टेज। अगर हम सर्विसेज की बात नहीं करें, एडमिशन से अगर बाहर हट के अगर हम आए, तो कई चीज़ें जो होती है जब हम किसी शॉप में जाते हैं, कोई ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं, तो उस केस में वो ट्रायल करके दिखाता है चीज़ों को, प्रोडक्ट को वो एक डेमोन्स्ट्रेशन देता है, और उसके बाद वो मतलब पूछता है हमसे कि वेदर वी आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और देयर इज समथिंग which makes you dissatisfied. So implementation is the stage where the candidate will explore the things by taking the practical exposure. It's nothing but the practical exposure of the thing, the goods or services which is to be bought. तो यस इम्प्लीमेंटेशन करेगा, उसके हिसाब से जो उसको फर्दर लगेगा तब जाके वो नेक्स्ट स्टेज पे उसको क्या करेगा, कंफर्म करेगा। कंफर्म मीन्स व्हाट, अगर 1 वीक के क्लास के बाद उस कैंडिडेट को ये लगता है कि नहीं ये कोचिंग की जो कमिटमेंट थी वो बिल्कुल सही है, सही पढ़ाई होती है, टीचर्स अच्छे हैं, इनकी जो ओवरऑल फैसिलिटीज़ है, क्लासरूम फैसिलिटीज़ वो अच्छी है, इनके जो लाइब्रेरी फैसिलिटी वो अच्छी है, सारी की सारी अच्छी हैं, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ एडमिशन। यानी कि स्टेज में क्या किया आपने, अल्टीमेटली फीस पेड कर दिया और एडमिशन ले लिया। दैट इज द कंफर्मेशन। So yes, these are the 5 different stages which are followed by a customer before implementing their final decisions to purchase the product or services. तो जब वो कंफर्मेशन हो जाता है, अब ये सिर्फ मैं एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ऐसे लाखों या करोड़ों, जितनी ज़्यादा आपकी एक्सटेंशन है, जितना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है डिफरेंट रीजन के अंदर, तो ऐसे लाखों या करोड़ों लोग जो है इन सारे 5 फेजेस को फॉलो अप करेंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो डिसाइड करता है, उसकी एवरेज डिसाइड करती है कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हमने मार्केट में बना के लॉन्च किया है, जो इनोवेशन लेकर आए हैं, वो सक्सेसफुल है या कि डिसक्वालीफाई हो रहा है। Okay, so yes, these are the various stages of diffusion of innovation. Means what? If innovations comes up, how many phases it follows to be popularized in the market? The product is accepted by the customers. कितना समय लगता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, ये सारा का सारा ये सारे processes बताते हैं। Okay, so yes, we'll stop here today because I think the time is 11:53. Still, we have 7 minutes. So now I invite you all to ask any questions.
related with the subject matter. Yes, ask questions if any. Abhishek Singh, is there something to be asked? Abhishek Singh, Akansha Agarwal, Akash Kumar, Yes, sir. ठीक है, Aman Singh, Aman Singh, not there. Amitesh Rai, Yes, sir. Anamika Singh, Yes, sir. Anjali, Yes, sir. Sir Anjali.